ननद की जुबान है या कैची। ये कहानी शुरू होती है निशा के घर से। निशा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। निशा की उम्र शादी की हो गई थी और पिछले 1.5 सालों से उसके परिवार वाले उसके लिए लड़के की तलाश में थे। पर मनमोहन जी को कोई भी लड़का समझ में नहीं आ रहा था। कभी लड़के में कमी निकल जाती तो कभी उसके परिवार में। पर इस बार पहली बार मनमोहन जी को एक परिवार भा गया था। मुझे तो लगता है कि आप चाहते ही नहीं कि आपकी बेटी की शादी हो। ज़िंदगी भर छाती पर बैठ कर रखेंगे क्या इसे? 28 की हो गई है, कुछ महीनों में 29 लगता दिखेगा। 28-30 में लड़कियां दुल्हन बनती अच्छी लगती है क्या? पर नहीं, आपको तो हर रिश्ते में कोई ना कोई बुराई दिखी जाती है। हाँ, है तो दिखेगी ही ना। अपनी शादी के वक्त ये बुराई देखने की क्षमता अगर मुझ में रहती तो आपसे शादी नहीं होती मेरी। अब मैं फिर वही गलती नहीं दोहराना चाहता। ये क्या बोल दिया पापा आपने? अब तो मम्मी माँ दुर्गा बन जाएगी। अरे जिस दिन से शादी हुई है ना बेटा, तब से तो काली बनकर मेरे सर पर नाच ही रही हैं। और मनीषा जी, आप मुझे बताइए, मेरी बेटी के लिए क्या सही है क्या गलत है। एक लड़का पसंद आया है मुझे, नाम है उसका प्रेम। घर वाले भी अच्छे हैं, सब कुछ पता कर लिया है मैंने। लड़का कुछ खाता पीता भी नहीं है, ना गुटखा ना पान मसाला, किसी चीज़ की बुरी लत नहीं है, ना ही कोई लड़की का पुराना चक्कर, सब कुछ क्लीन है। पुराने चक्कर तो होंगे ही जेठ जी, आजकल किसका चक्कर नहीं रहता। वो कहते हैं ना, कंवारी कन्या से स्वर। जब तक शादी नहीं होती है लड़कियां 100 लड़कों से बात करती हैं और लड़के 100 लड़कियों से। उससे सभी उनके पति पत्नी तो नहीं हो जाते, पत्नी तो एक ही बनती है ना। पीछे कुछ रहा भी होगा तो वो पीछे छूट चुका है। इतना सोचने से कुछ नहीं होता नीलिमा। आप ना लड़के वालों को बुला लीजिए। बुला ही लिया है मैंने, वही तो बताना चाह रहा था तुमसे, पर तुम तो बोलने दो तब ना। सारी तैयारी कर लो, लड़के वाले कल दोपहर तक आ जाएंगे। अब जिस घर की बेटी को देखने अगले ही दिन लड़के वाले आ रहे हो, उस घर में कितनी सारी तैयारियां करनी हो जाती है, ये तो आप जानती हैं। ये पर्दे कितने पुराने लग रहे हैं भाभी। और ये बिस्तर का चादर कैसे फट गया? इस रिंकू ने ज़रूर उंगली डालकर फाड़ी होगी। ये तो आज पीटेगा। मैं अपनी अलमारी से नई चादर और नए पर्दे लेकर आती हूँ भाभी। अरे कोई दुल्हन के बारे में तो सोचो। मुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं, मैं क्या पहनूंगी? तेरे पापा ना किसी काम के नहीं है। इतनी जल्दबाजी में कोई लड़के वालों को बुलाता है क्या? साड़ी तो तू मेरी पहन लेगी, पर ब्लाउज़ कैसे होगा? चल अब जल्दी से टेलर के पास चलते हैं। और इसी भागा दौड़ी में जैसे तैसे निशा के परिवार वाले सारी तैयारियां करते हैं। अपने दिए हुए वक्त पर लड़के वाले निशा के घर पर पहुंच जाते हैं। सजी धजी निशा रसोई में अपनी माँ के पास खड़ी होती है। तभी मनीषा कहती है, मेरे साथ चाय का ट्रे लेकर बाहर चल। उसके बाद खाने की सारी चीज़ें तेरी चाची एक एक करके लेकर आएगी। और कोई खाने के बारे में कुछ पूछ भी लेना तो कहना कि तूने ही बनाया है सब। और थोड़ी थोड़ी लुक्का छुपी और बहुत सारे प्यार के साथ दोनों परिवार में बातें शुरू हो जाती है। समोसे तो बड़े स्वादिष्ट है बेटा, कहाँ से मंगवाया है? हमारे घर में बाहर से कुछ आने कहाँ देती है निशा। हर चीज़ में इसे खुद आके बढ़ बढ़ कर काम करना होता है। ज़िद पकड़ कर बैठ गई थी, मैं ही सब बनाऊंगी, इसी ने सब बनाया है। आज सुबह 4 बजे से उठी हुई है बेचारी। बचपन से देख रही हूँ आंटी, हर सीरियल में यही होता है। खाना आता है बाहर से और कहा जाता है हमारी बेटी ने बनाया है। नहीं मम्मी। सिमी की बात सुनकर सभी चुप हो जाते हैं और ऑकवर्डली सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। पर ये कोई मूवी नहीं है सिमी, ये रियलिटी है। अरे कोई बात नहीं बेटा जी। वैसे आप लोगों ने तो कुछ लिया ही नहीं। खाइए खाइए। ये समोसे तो खा लिए आंटी हमने, अब ये काजू किशमिश भी हम खा लेंगे। फिर हमारे पीछे से आप सबको कहती फिरेंगी कैसे लड़के वाले थे, प्लेट पे कुछ छोड़कर भी नहीं गए, सब सफा चट कर गए। हर 2 मिनट में सिमी कुछ न कुछ बोलती ही जाती, पर सभी उसकी बातों को इग्नोर करते जाते हैं। फिर फाइनली प्रेम कहता है, मुझे निशा जी पसंद है। अगर आज ये आप लोग रोका करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ, पर अगर निशा जी मुझसे और मुलाकातें करना चाहती हैं तो जैसे उनकी मर्ज़ी। अरे नहीं नहीं बेटा जी, अगर आपको एतराज़ नहीं है तो हमें क्यों एतराज़ होगा। और वहीं के वहीं प्रेम और निशा की सगाई हो जाती है। लड़के वाले निशा को शगुन के पैसे और गिफ्ट देकर अपने घर लौट जाते हैं।
अब समझ में आया मनीषा जी आपको कि क्यों मैं इतना वक्त ले रहा था लड़का फाइनल करने में। देखा कैसे एक ही बार में रिश्ता पक्का हो गया। ऐसे किसी राह चलते हुए को घर नहीं बुला लेता हूँ मैं। मुझे तो पहले ही विश्वास था कि मेरी बेटी के लिए सही लड़का आप ढूंढ के लाएंगे। आखिर पिता तो इसके आप ही हैं। देखा नहीं कितने सभ्य लोग हैं। ऐसा नहीं कि आते ही खाने पर टूट पड़े। थोड़ा बहुत बस मुंह से लगाया और सारे का सारा खाना वैसे ही छोड़कर चले गए। और हमारी निशा को भी कितना कुछ देकर गए हैं वो लोग भाभी। बस नाना थोड़ी सी टेढ़ी मिली है, ज़बान की बहुत तेज़ है। तो वो कौन सी ज़िंदगी पर इसके साथ रहने वाली है। कुछ दिन में वो भी अपने ससुराल की हो जाएगी, है कि नहीं निशा? हाँ मम्मी, थोड़ा बहुत इग्नोर करके चलना ही पड़ता है। डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूँगी। और ज़रा भी देर ना करते हुए दोनों परिवार शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। 1 महीने बाद शादी के दिन सिम्मी लहंगा पहनकर पूरे फंक्शन में इस तरह भाग दौड़ कर रही थी मानो उसकी ही बेटी की शादी हो। आंटी जी, आपने कुछ खाया या ऐसे ही जा रही हैं? ऐसे नहीं चलेगा। अरे खाया खाया बेटा, फिक्र मत करो। मैं फिक्र नहीं करूँगी तो कौन करेगा आंटी जी। अब आप तो जानती हैं शादी के पहले लड़कियाँ कैसे बात करके लड़कों को अपने जाल में फंसा लेती हैं। अब भैया को क्या मतलब कौन शादी में पहुंचा है कौन नहीं, उन्हें तो बस दिख रही होगी अपनी निशा। पर मुझे तो सब देखना पड़ेगा ना, मेरा भी तो कोई फ़र्ज़ बनता है कि नहीं। दुल्हन का लहंगा बड़ा खूबसूरत लग रहा है नहीं सिम्मी? क्या खूबसूरत आंटी जी, क्या खूबसूरत। ये वो लहंगा है ही नहीं जो हमें दिखाया गया था। चांदनी चौक से सस्ता माल उठाकर ले आई है भाभी। हमने तो पूरे के पूरे 70,000 रुपये कैश दिए थे और ये पहनकर आ गई 4,000 का लहंगा। लगता है लहंगे से भी पैसे बचाकर ज्वेलरी में लगा दिए भाभी के परिवार वालों ने। पर मेरे प्यारे भैया को ये सब दिखे तब ना। और इसी तरह पूरी शादी में सिम्मी अपनी कैंची जैसी ज़बान चलाती रहती है। फेरे के वक्त निशा प्रेम के आगे आगे चल रही थी। तभी गठ जोड़ा आग में गिरने वाला होता है कि फ़ौरन प्रेम गठ जोड़े को पकड़ लेता है और जोड़े को आग लगने से बचा लेता है। अरे वाह बेटा, तूने तो अपशगुन होने से बचा लिया। सगाई के वक्त से ही भैया का तो सारा ध्यान निशा भाभी पर ही है। जब से भाभी मंडप पर आई है तब से भैया उनके आगे पीछे घूम रहे। कहीं उनकी प्यारी निशा को प्यास तो नहीं लग रही, कहीं उसे गर्मी तो नहीं लग रही। तो कैसे होने देते वो इतना बड़ा अपशगुन? क्या मतलब अच्छी बात है, मैं तो आपकी तारीफ कर रही थी भाभी। उल्टा मतलब मत निकालिएगा, वरना मेहमानों को लगेगा शादी हुई भी नहीं और ननद भाभी में बैर हो गया। और जैसे तैसे ताने बाने के बाद प्रेम और निशा की शादी अच्छी तरह संपन्न हो ही जाती है। शादी के बाद गृह प्रवेश कर निशा प्रेम के घर आ जाती है। शादी से घर लौटने के बाद भी कोई ना कोई रस्म होती ही जाती और उन्हीं रस्मों में रात के 12 बज जाते हैं। अपनी बहू को ढूंढते हुए शकुंतला गेस्ट रूम में जाती है। अब हो गया, कर लिया सबने अपनी भाभी से हंसी मजाक, अब उसे सोने भी दो। चलो निशा तुम जाओ, प्रेम तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। थक गई होगी ना तुम। मानना पड़ेगा भाभी, कुछ तो कमाल की बात है आप में। वरना मेरा भैया जो सिम्मी सिम्मी करता नहीं थकता था। आज पूरी शादी में उसने एक बार भी मुझे ढूंढा नहीं। और यहाँ मेरी मम्मी को भी आते ही आपकी फ़िक्र होने लगी, जबकि पूरी शादी में काम तो मैं कर रही थी। आपको करना ही क्या था, एक जगह बैठे तो रहना था। ये क्या बोल रही है सिम्मी, तू सोच समझ कर बोला कर। हैं अभी अभी तो आई है हमारे घर में बेचारी। अरे मम्मी वही तो कह रही हूँ, इतना भारी लहंगा पहनकर कोई दिन भर बैठेगा तो उससे थकावट तो होगी ना। मैं तो भाभी की तारीफ कर रही थी, मम्मी आप भी ना। अभी तो निशा अपने ससुराल में बस आई ही थी कि उसकी ननद की कैंची जैसी ज़ुबान उसके कान काटने लगी थी। अगली सुबह निशा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। साड़ी तो अच्छी तरह पहन ली है मैंने, कोई कमी तो नहीं लग रही है। रीचेक कर लेती हूँ, वरना सिम्मी दीदी 1 सेकंड नहीं लगाएगी मुझे ताना मारने में। अच्छी तरह तैयार होकर निशा अपने कमरे से बाहर आती है और सीधा रसोई में जाकर काम करने लगती है। क्या बनाऊँ समझ में ही नहीं आ रहा। मम्मी को कॉल लगाती हूँ। हेलो मम्मा, अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊँ जिससे सब इम्प्रेस हो जाए, खास करके मेरी ननद। जिसे तुझे सुनाना होगा ना बेटा, वह ऐसे भी सुनाएगा ही, चाहे तो नमकीन बना या मीठा। और पहली रसोई में ऐसी ही कुछ मीठी चीज़ बनानी चाहिए। तू खीर बना ले सबके लिए बेटा।
निशा सभी के लिए खीर बनाकर बाहर टेबल पर परोसती है। अरे वाह बहू, खीर तो बहुत अच्छी बनाई है तुमने। और क्या क्या बनाया है? बनाया तो है पापा हम सबको। क्या भाभी, पहली रसोई में बनाए भी तो आपने खीर। कल लड़के वाले देखने आने वाले हैं, खिला खिला कर मोटा कर दो मुझे कि मेरी शादी ना हो। हैं, मेरा मतलब है कि भाभी का प्यार देखो, इतना प्यार करती है मुझसे कि चाहती ही नहीं कि मैं विदा होकर जाऊं। चिंता मत कीजिए भाभी, शादी के बाद यहाँ आती जाती रहूँगी मैं। वो तो मुझे पता ही है दीदी, मुझे बिना कुछ कहे आपका वहाँ जी कैसे लगेगा। हे माता रानी, इस ननद नाम की बला की शादी जल्द से जल्द सेट करवा दीजिए और मुझे छुटकारा दिलवाइए। और भगवान की दया से ऐसा ही हो जाता है। 1 महीने के अंदर अंदर ही सिम्मी की शादी अच्छे परिवार के लड़के से फिक्स हो जाती है और सिम्मी विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। सिम्मी के जाने के बाद निशा के ससुराल में उसे तकलीफ़ देने वाला कोई भी नहीं था। उसकी जो मर्जी आती वो पहनती, जहाँ मन होता वो जाती। उसकी किसी भी चीज़ पर उसे कोई रोक टोक नहीं करता था। पर कितने दिनों तक? एक रोज़ ट्राउज़र और टी शर्ट में अपने ससुराल वालों के साथ बैठकर निशा टीवी देख रही थी कि तभी दरवाजे की बेल बजती है और दरवाजे पर होती है सिम्मी। दीदी आप? चौंक तो ऐसे रही हो भाभी जैसे कि मैं बिमला आंटी के घर की बेटी थी। अरे इसी घर की बेटी हूँ तो इसी घर आऊँगी ना। अच्छा, तो यहाँ संडे का मज़ा लिया जा रहा है, सब साथ में बैठकर मूवी देख रहे हैं। अच्छा है भाभी, अच्छा है। याद है मम्मी जब मैं कहती थी सेट मैक्स पर सूर्यवंशम मूवी आई है, साथ में बैठकर देखते हैं, तो कैसे आप सर दर्द का बहाना बनाकर सो जाती थी। नहीं नहीं, ये भी ठीक है, बहू के हिसाब से बदलना भी अच्छा है। अरे मेरी बेटी आई है, कोई इसकी खातिरदारी तो करो। दीदी मैं आपका सामान कमरे में शिफ्ट करवा देती हूँ, आप यहाँ आराम से मूवी का मज़ा लीजिए और मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक और नाश्ता लेकर आती हूँ। निशा किचन में जाती है और अपनी ननद की पसंद की कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स लेकर बाहर आती है। क्या बताऊँ मम्मी, यहाँ तो चैन है, सभी साथ में बैठकर खा पी लेते। लगता ही नहीं कि बहू ससुर के साथ बैठी है। मेरे घर में ना ऐसा नहीं है, मैं तो पापा जी के बगल में बैठ भी नहीं सकती, और ऊपर से ट्राउज़र पहनकर, बाप रे, तौबा तौबा। मेरे ये ना अलाव ही ना करे, इन्हें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे तो 24 घंटे इस गर्मी में भी दुपट्टा डाल कर रहना पड़ता है। ये तो गलत है, दामाद जी तेरे साइड भी नहीं लेते क्या? वही तो बात है ना मम्मी, अब पुरुष को थोड़ी तो मर्दानगी रखनी पड़ेगी ना। बीवी के आगे पीछे घूमता रहेगा फिर तो चल गया घर। रात के खाने के वक्त झाड़ू पोछे के लिए नौकर है ही, बस खाने का ही तो रहता होगा भाभी आपको। उसमें भी मम्मी आप इतनी सीधी है कि भाभी ने सामने जो भी परोस दिया आपने खा लिया। पर मेरे घर में ना ऐसा नहीं चलता मम्मी, बर्तन, झाड़ू, पोछा, कपड़ा सब कुछ मुझे करना पड़ता है, और ऊपर से घर में इतने सारे लोग, सबकी अलग अलग फरमाइश। तेरी ननद कैसी है? तेरी शादी के वक्त उसकी भी शादी हुई थी ना? अच्छा नैना, हाँ वो तो शादी के बाद हर तीसरे दिन मेरे पास आती है। और ऐसा नहीं कि अपनी ननद को मैं खाली हाथ घर में आने दूँ। पहले हाथ में 2101 रुपये सुगुन के रखती हूँ, उसके बाद ही उसे अंदर लाती हूँ। इस बार जब नैना आई थी तो डायमंड का सेट देकर भेजा मैंने उसे। मेरी सास ने कह रखा है, घर की बेटी घर में आएगी तो खाली हाथ नहीं जानी चाहिए। बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने। अब इस कैंची जैसी ज़ुबान को ठीक नहीं किया तो मेरा नाम भी निशा नहीं। और कमरे में जाकर निशा सीधी अपनी ननद की ननद को कॉल लगाती है और उसे अपने घर बुला लेती है। अगली सुबह दरवाजे की बेल बजती है और नैना को अपने सामने देखकर सिम्मी के तोते उड़ जाते हैं। दीदी आप? चौंकी मत भाभी, अब तो ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे मैं पड़ोस के घर की ननद हूँ और यहाँ आकर खड़ी हो गई हूँ। अरे नैना दीदी आप आइए ना, आइए। जैसे मेरे लिए मेरी ननद वैसे ही आप। माफ़ कीजिएगा दीदी, मैं ट्राउज़र में ही आपके सामने आ गई। आप लोगों को तो अपनी बहू को सूट में देखने की आदत होगी ना, कहीं मुझे ट्राउज़र में देखकर आपकी आंखें चौंधिया ना जाए, जैसे कल सिम्मी दीदी चौंधिया गई थी। कल से अभी तक ना दीदी को ठीक से दिख भी नहीं रहा है। हमारे घर की बहू है कौन? ले देकर एक सिम्मी भाभी तो है जो कि खुद घुटने के ऊपर के ही कपड़े पहनती है। अब घुटना भी दिखना ज़रूरी है ना, और दिखे भी क्यों नहीं? दिमाग भी तो वही है। मेरा मतलब है दीदी, आपका दिमाग तो 2 जगह है, घुटनों में भी और दिमाग में भी। बुरा मत समझिएगा दीदी, वरना लोग कहेंगे शादी के बाद ननद आई और भाभी ने उससे बैर कर लिया।
दोपहर को जानबूझकर निशा अपनी अलमारी खोलकर सारे गहने बिस्तर पर सजा देती है और अपनी ननद से कहती है, ले लीजिए दीदी जो भी गहने आपको पसंद हो। आपके घर का भी यही नियम है ना, आपको खाली हाथ नहीं भेजूंगी मैं। अरे भाभी, ये कौन सा झूठा नियम बता रही हैं आप? अब क्या बताऊँ निशा भाभी, हमारे घर के तो सारे नियम का बेड़ा गर्क रखा है सीमा भाभी ने। जब भी मैं अपने मायके जाती हूँ इनके लिए 10 चीज़ें लेकर आती हूँ, उसके बाद भी ना इनका जी नहीं भरता। आज तक 2 रुपये भी नहीं दिए इन्होंने मुझे। क्या सिम्मी, मुझे तो लगा था सिर्फ तेरी ज़ुबान ही कैंची की तरह तेज़ है, पर तू तो मन की भी काली निकली। यहाँ अपने ससुराल वालों को बुरा दिखाकर हम सबको बेवकूफ़ बना रही थी तू। नहीं नहीं, वो बात नहीं है मम्मी। अच्छा अच्छा, मतलब आप कहना चाहती हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ भाभी? लगाऊँ क्या फ़ोन मम्मी को? अब तो सिम्मी बुरी तरह फंस जाती है और उसकी कैंची जैसी ज़ुबान को जंग लग जाता है। ज़ुबान ऐसे भी नहीं चलनी चाहिए बेटी कि जिससे रिश्ते ही कट के तार तार हो जाए। हमेशा से तू बेफिजूल बोलती आई है, पर कम से कम इस बोली में झूठ का मिश्रण और कड़वाहट तो मत मिला। और अगर इसी तरह झूठ बोल बोल कर घर बर्बाद करने का इरादा है ना तेरा, तो यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं पापा जी, ऐसा मत कहिए, ये तो घर है दीदी का। जब भी मन करे आप अपने घर आ सकती हैं दीदी, पर अपनी बोली से अगर आप घर की शांति भंग करना चाहोगी तो फिर मैं आपका पक्ष नहीं ले पाऊंगी। और इस तरह बिना किसी झगड़े झंझट के निशा अपनी ननद को सबक सिखा देती है।